है। रिजल्ट सीजन का ऑलमोस्ट लास्ट लेग की तरफ बढ़ रहे हैं इस हफ्ते हम। उससे पहले वीकेंड पे भी कई सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स पे रिएक्शन। पहले निफ्टी का एक नंबर जो रिएक्ट करना है हमको, वो आया था ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का। हर्षदा स्क्रीन पे नजर आएंगे। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। कैसा रहा ब्रिटानिया? इसके लिए गुड डे नहीं रहेगा आज? नहीं, गुड डे नहीं है बिल्कुल भी। आप ध्यान दें, ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था वहां पर एक बड़ा मिस देखने को मिला है। तो एक एक करके वो आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे। अब देखिए, रेवेन्यू जो है वो करीब करीब 8% बढ़ा है, 4011 करोड़ के आसपास आया है। एक्सपेक्टेशन थी 110 करोड़ के आसपास का आंकड़ा, तो 100 करोड़ का वहां पर मिस है। प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पर भी 36% की जो बढ़त देखने को मिल रही है। अनुमान 515 करोड़ का था, 450 करोड़ के आसपास आकर टिक गया है। इबिटा लेवल में भी 750 करोड़ के एक्सपेक्टेशन के सामने कंपनी सिर्फ 689 करोड़ का इबिटा डिलीवर कर पाई है। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन 18.2% का अनुमान था 17.2% पर। तो हर पैमाने पर दरअसल यहां पर एक मिस आता हुआ। दरअसल वॉल्यूम ग्रोथ फ्लैट है, कोई ग्रोथ नहीं देखने को मिली। 4 से 5 या फिर एट द मोस्ट 6% तक का इजाफे का अनुमान था। तो हर पैमाने पर दरअसल यहां पर एक बड़ा मिस आता हुआ दिखाई दिया है। उसके बावजूद मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि वो ओवरवेट रहेंगे। 5184 का टारगेट इन्होंने दिया है। ब्रिटानिया दिक्कत में 4-5%, 6% ब्रोकरेजेस के वॉल्यूम एक्सपेक्टेशन के सामने फ्लैट वॉल्यूम वाला क्वार्टर आ गया। ब्रिटानिया के साथ एक और दिक्कत है कि इनपुट कॉस्ट उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मतलब सारी जो इनपुट होती हैं आपकी, आटा, मैदा, तेल, जो भी आप मान लीजिए, सब में बहुत तगड़ी इन्फ्लेशन है। बस ये है कि ये स्टॉक ऑलरेडी थोड़ा सा गिर चुका है आशीष, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी भी और लोग शॉर्ट करके भी गए हैं फ्राइडे को लोग शॉर्ट करके गए हैं ब्रिटानिया। तो पॉसिबल है कि लोअर लेवल थोड़ी रिकवरी हो, लेकिन मुझे लग रहा है हायर लेवल पर फिर सेलिंग प्रेशर आएगा। दोनों चीज़ें होंगी ब्रिटानिया के साथ। लोअर लेवल पर रिकवरी आएगी। ये देखिए, एक महीने में स्टॉक ऑलरेडी 5-6% गिर चुका है, तो कुछ हद तक मार्केट को पता था कि ये नंबर्स खराब आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी कि हो सकता है आज एक बार के लिए ग्रीन भी दिखा दे आपको नीचे खुलने के बाद, जब शॉर्ट कवरिंग करेंगे लोग, लेकिन फिर हायर लेवल पर दोबारा सेलिंग आएगी। ये प्रॉब्लम होगी। दिक्कत है भाई, लागत बढ़ रही है, इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है, प्रतिस्पर्धा यानी कि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ रही है। यह है ब्रिटानिया की कहानी। मानस, चार्ट्स पे लेकिन दरअसल कैसा प्लीज वॉल्यूम प्राइस एक्शन देखते हुए क्या कॉल लोगे आप? देखिए, पिछले 3 हफ्ते से अगर आप देखिए तो स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। 3 रेड कैंडल वीकली चार्ट पे बनी हुई है। अब एक सपोर्ट 50 डे मूविंग एवरेज है जो कि 4725 है। अगर 4725 के नीचे गया तब तो आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी, और 4500 तक के भाव जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है, स्टॉक वो दिखा सकता है। इसलिए कॉशियस रहना चाहिए। इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी है। खरीदारी केवल ब्रेकआउट पे करेंगे। अगर ये 4900 जो कि 20 डे मूविंग एवरेज है उसके ऊपर निकलेगा तब खरीदारी करनी है। इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आशीष पेटीएम पर आ रही है। विजय शेखर शर्मा एंट फिन, जो कि आई थिंक अलीबाबा के नाम से है, उससे 10% हिस्सा खरीदने वाले हैं। 10% हिस्सा वो खरीदेंगे। 6 करोड़ 53 लाख शेयर जो हैं वो विजय शेखर शर्मा की कंपनी है, खुद की एक रेजिलिएंट एसेट मैनेजमेंट, उसको ट्रांसफ़र होंगे 10.3% शेयर कंपनी के लिए। और ये जो है ये एक बड़ी डील है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो विजय शेखर शर्मा साहब है वो उनका स्टेक जो है वो बढ़कर अब हो जाएगा 19.42%, और एंटफिन का जो अलीबाबा का स्टेक है वो रिड्यूस होकर हो जाएगा 13.5%। इसको प्लीज़ फ्लैश कराइए, बड़ी न्यूज़ है ये। और ये जो है $628 मिलियन की डील है। करंट प्राइस पर हो रही है, प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पर हो रही है ये डील जो हो रही है। और उसमें उनको ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर मिलेंगे। विजय शेखर शर्मा का जो स्टेटमेंट आ रहा है वो ये बोल रहे हैं कि आई एम प्राउड ऑफ पेटीएम्स रोल एज अ ट्रू चैम्पियन ऑफ मेड इन इंडिया फाइनेंशियल इनोवेशन एंड आवर अचीवमेंट्स इन रेवोल्यूशनाइजिंग मोबाइल पेमेंट्स एंड कंट्रीब्यूटिंग टू फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूजन इन द कंट्री। बेसिकली बता रहे हैं कि जिस तरीके से पेटीएम ने एक इनोवेशन पेमेंट सिस्टम में इस देश में लेकर आए हैं, उसके लिए वो काफ़ी प्राउड हैं। और ये एंट को थैंक कर रहे हैं कि इतने साल से आपने, अलीबाबा को बेसिकली थैंक कर रहे हैं कि इतने साल से आपने हमें जो सपोर्ट किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत बड़ी खबर है पेटीएम के लिए। ध्यान रखिएगा, अभी पेटीएम हमने आई थिंक स्पॉटलाइट में भी डिस्कस किया था कुछ दिनों पहले, और
पेटीएम के नंबर्स भी जो डिस्बर्सल नंबर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे आए थे, डिस्बर्समेंट नंबर वगैरह काफ़ी अच्छे आए थे पेटीएम के। और पेटीएम ने एक्चुअली काफ़ी मार्केट को एक इंडिकेशन दिया हुआ है कि एक्स ऑफ ईसॉप वो एबिटा पॉजिटिव मार्केट को जिन्होंने गाइडेंस उससे पहले हो जाएंगे। स्टॉक करेक्ट हो चुका है, अपने पिछले क्वार्टरली नंबर्स के बाद ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है। ये एक बड़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ये मार्केट में नहीं हो रहा है, मतलब ये सीधा का सीधा एक ब्लॉक विंडो के थ्रू होगा, ऑब्वियसली जो भी होगा ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन है, और ये सीधा का सीधा जो है विजय शेखर शर्मा जी ले रहे हैं यहाँ पर। ये एक बहुत बड़ी खबर है, मेरे ख्याल से आज ये स्टॉक चलना चाहिए पेटीएम का। वैसे ही न्यू एज स्टॉक्स में थोड़ा सा एक मोमेंटम है, वो जोमेटो के नंबर्स के बाद से मेरे ख्याल से यहाँ पर आज अच्छी खासी आपको बाइंग दिखाई देगी। भाई प्रमोटर अपना स्टेक फर्दर कंसोलिडेट कर रहा है। एक ओवरहैंग था, एंड फाइनेंशियल माल छोड़ने आएगा तो ओवरहैंग बनेगा स्टॉक पे, तो प्रमोटर ही ले जा रहे हैं क्विकली। 10.3% स्टेक एंड फिन का शर्मा साहब लेने जा रहे हैं अपनी एंटिटी के थ्रू। उनकी होल्डिंग हो जाएगी अब पेटीएम में 19.42%, एंड फिन की यानी कि एंड फाइनेंशियल की रिड्यूस होकर 13.5%। और ये फ्राइडे के क्लोजिंग प्राइस पर यानी कि $628 मिलियन का ये ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन होता हुआ नजर आएगा। मयूरेश, कैसी लगी है खबर? प्रमोटर्स का भरोसा बढ़ना तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। ओ एब्सोल्युटली। और जो अनुज बता रहे थे, आई थिंक पूरी तरह से सहमत हो। दो चीजें हो रही है, एक आई थिंक जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है पेटीएम का, दैट हैज गॉट सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड। जो एक्स हम देखते हैं adjusted for ESOP, I think that number has come in a lot better, and in fact positive आ चुका है compared to the September quarter close। और मुझे लगता है I think जैसे अगले एक दो तिमाही जाएंगी, even adjustments के बाद भी I think we should almost be at a break even और bottom line में शायद profitability दिखे। दूसरा I think promoter buying interest back into the company is a huge positive। आज यही स्टेक सेल अगर आता था तो बहुत बड़ा ओवरहैंग होता था, बायर्स कौन रहेंगे, सप्लाई 10% बहुत ज्यादा है। बट प्रमोटर जब खुद ले रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस जता रहे हैं कि जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है कंपनी की, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि आगे जाते वक्त ये और भी सुधरती जाएंगी। एंड अनुज और ऑल्सो एब्सोल्युटली राइट, इनका अपडेट देखिए अप्रैल से जून क्वार्टर का, डिसबर्समेंट्स हैव ग्रोन एट अ बिग पेस। जो मर्चेंट पेमेंट्स है या एग्रीगेटर्स है, उसमें एक अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। इन लिeu ऑफ कॉम्पिटिशन ऑल्सो बैलेंस शीट ग्रोथ इज सस्टेनिंग एट दिस जंक्चर विदाउट मच स्ट्रेस। तो मुझे लगता है पॉजिटिव न्यूज, आई थिंक स्टॉक ऑफ द डे हो सकता है। एक चीज़ और कहूँ मैं आशीष, वैसे आप ये विजय शेखर शर्मा वैसे 45 साल के हैं, सिर्फ 32 साल की उम्र में इन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की थी। ठीक है, हम मीम्स वगैरह की अलग बात होती है, लेकिन एक चीज़ जो हमने हमेशा कही है कि इन्होंने कंपनी बनाई है एक, मतलब जैसे पहले ज़माने में होता था ना कि जेरोक्स कर दो इसको, अभी जैसे मुझे पेटीएम कर दीजिए, तो ये इसमें कोई आप उससे टेक अवे नहीं कर सकते। इवन दीपेंद्र गोयल फॉर दैट मैटर, वो 40 ईयर्स के हैं सिर्फ, और उन्होंने भी ये मतलब मेरे ख्याल से 30-32 साल के थे जब उन्होंने भी जोमेटो की शुरुआत की थी। तो ये जो एक नेक्स्ट सेट ऑफ हमारे जो ये रहे हैं, भावेश अग्रवाल को देख लीजिए आप, वो 37 साल के हैं अपने आप। ये अपना सचिन बंसल शायद 42 ईयर्स के हैं। नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अरे ठीक ये मैं एक हमारे कंट्री के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है ना कि ये जो नेक्स्ट जेन है, ये काफ़ी मतलब इन्होंने बढ़िया किया। लेकिन हाँ, खैर आज का स्टॉक ऑफ द डे हो सकता है। चलिए बाकी स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन ये है भाई पेटीएम। अरे गावा सर, 197 कम्युनिकेशंस चार्ट्स पे कैसा लग रहा है? पेटीएम की बात करें ना आप? नहीं, 197 कम्युनिकेशंस, 197 कम्युनिकेशंस। नाम नहीं सुना मैंने, लेकिन मैं देख लेता हूँ। पेटीएम 197 यस पेटीएम। पेटीएम में तो फिर ठीक है, मैं पेटीएम मुझे अच्छा लगता है। इनफैक्ट मैं कहूंगा पेटीएम जो 795 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है बॉटम आउट हो चुका है। यहाँ से एक अप मिलना चाहिए, इसका जो नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट, लेकिन वक्त लगेगा उसके लिए, वो एक 900 फिर 1000 वहां तक जाना चाहिए। तो इसमें जब भी कोई डिप मिलती है पेटीएम में, मेरे ख्याल से बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 750 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहां पर एक ब्रेकआउट मिला है, वो अब बेस बन गया लगता है पेटीएम। ब्रिटानिया हो गया, पेटीएम होगा। अब एक काम करा जाए, वायदा बाजार के जो नंबर्स पे रिएक्ट करना है। और इंटरेस्टिंग है, सारे ब है जिन पे रिएक्ट करना है।
हर्षदा, कौन कौन से? बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ शुरुआत करेंगे और यहाँ पर भी एक फीका परफॉर्मेंस ही देखने को मिला आशीष। जैसे एसबीआई को लेकर थोड़ी सी निराश बाजार हुआ था, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि आप प्रॉफिटेबिलिटी में 87.7% की ग्रोथ देखेंगे, लेकिन 4070 करोड़ पर ये जो आ गया है, एक्सपेक्टेशन थी 4631 करोड़ की, तो वहां पर एक मिस है। ब्याज से आय 10,996 करोड़ पर आकर टिकी है, 24% की ग्रोथ दिखा रही है, लेकिन 11,500 करोड़ का अनुमान मार्केट ने लगाया हुआ था। ग्रॉस एनपीए में ऑफ कोर्स कुछ बेहतरी देखने को मिल रही है, और साथ ही नेट एनपीए में ये 8 साल की सबसे बेस्ट एसेट क्वालिटी कंपनी ने पेश की है। लेकिन आप देखिएगा इस पर्टिकुलर क्वार्टर में प्रोविजनिंग बढ़कर 1940 करोड़ पर आई। कासा रेशियो 11 क्वार्टर के लो पर है, 40.33% पर आया। डिपॉजिट्स बढ़े हैं, 15% का सालाना ग्रोथ, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिर्फ 5% की ग्रोथ है। एडवांसेस में भी 18% तक की ग्रोथ देखने को जरूर मिल रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर भी सिर्फ 5% का ही इजाफा बनता दिखाई दे रहा है। तो उस लिहाज से नंबर्स उम्मीद पर खरे नहीं उतरे हैं। दूसरी तरफ बलरामपुर चीनी के नंबर्स पर भी अगर आप ध्यान देंगे तो वहां पर जो कंसोलिडेटेड नंबर है वो आपके सामने कर रहे हैं हम पेश, जहां पर आपको दिखाई देगा प्रॉफिटेबिलिटी 6 गुना बढ़कर 73.5 करोड़ पर आई है। रेवेन्यू में 29% तक की वृद्धि है, 1390 करोड़ का ये आंकड़ा। इबिट्टा में 163 करोड़ डिलीवर किया है कंपनी ने, और मार्जिन 11.7% पर आए हैं। इनके शुगर रेवेन्यूज में इजाफा बनता दिखाई दे रहा है। डिस्टिलरी बिजनेस भी इंप्रूव कर रहा है, लेकिन शुगर कारोबार में मार्जिन में इतनी ज्यादा बढ़त नहीं देखने को मिली। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज भी आपके रेडार पर रहेगा, जहां पर मुनाफे में 8% तक की ग्रोथ है, 332 करोड़ का मुनाफा। रेवेन्यू घटकर 2160 करोड़ के आसपास आया। साथ ही साथ कंपनी ने जो डिटेल दिए हैं कि वॉल्यूम्स Q1 में 67,209 मिलियन टन के आसपास ही रहे। दूसरी तरफ डोमेस्टिक सेल्स में 19% तक की एनुअल ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन कंपनी जो गाइड कर रही है Q2 के लिए वो पॉजिटिव गाइडेंस नहीं है। वो कह रहे हैं हीट वेव के चलते और रिसेशनरी फियर्स के चलते इनके एक्सपोर्ट मार्केट पर एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई देगा, जो Q2 में इस समय वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कैपेक्स इन्होंने 550 से 600 करोड़ का अलॉट किया है FY24 के लिए। एक रूटीन मेंटेनेंस कैपेक्स होगा 250 से 300 करोड़ का, और बाकी दरअसल नए प्रोडक्ट्स के लिए वो खर्च करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जो गाइडेंस आया है Q2 को लेकर वो पॉजिटिव नहीं है। भेल पर भी आप ध्यान दीजिएगा, भेल का दरअसल लॉस बढ़ गया है, 350 करोड़ के आसपास का लॉस वर्सेस 188 करोड़। रेवेन्यू में 7% तक की वृद्धि है, 5003 करोड़ का आंकड़ा। इबिट्टा आप देखेंगे तो 15% ग्रोथ जरूर हुआ है, 1037 करोड़ का जरूर नजर आया है। मार्जिन हल्का सा इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं, 19.3% से बढ़कर 20.7%। ऑर्डर्स Q1 में इनके हाथ जो लगे वो 15,600 करोड़ के हैं, और टोटल आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक 1 लाख करोड़ के ऊपर की है। तो ये फिलहाल कुछ वायदे वाले स्टॉक्स जिस पर आज रिएक्शन आएगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, बालकृष्ण, बलरामपुर चीनी और BHEL, इसीलिए बाबा कह रहा था मैं बैंक ऑफ बड़ौदा। सचिन, SBI ने डिसअपॉइंट किया, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा भी मूड बिगाड़ रहा है। चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड, क्या करोगे आप? आशीष जी, यहाँ पर क्लियरली सेटअप थोड़ा सा वीक ही नजर आ रहा है। इनफैक्ट 190 का जो एक सपोर्ट बेस है मुझे लग रहा है वो भी वायलेट होना चाहिए, एंड लगभग 185 180 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। काफी बड़ा ब्रेकडाउन यहाँ पर 200 लेवल के नीचे एग्जिबिट हुआ है, तो उसी का मुझे लग रहा है एक फॉलो थ्रू एक्शन होना चाहिए। तो अगर किसी की शॉर्ट पोजीशन है तो 196 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह होगी। रिव्यू जोन 188 से लेके 190 के आसपास का होगा। बैंक ऑफ बलरामपुर चीनी तो खैर कविता जी का प्रेफर्ड पिक है ही है, उन्होंने मेंशन कर रखा है 415 के ऊपर की ट्रैजेक्टरी में जा रहा है, सस्टेन कर रहा है, तेजी का मन वहां पे बना लीजिएगा। BHEL, इसका तो डिसअपॉइंटिंग है ना, खासा डिसअपॉइंटिंग है, खासा डिसअपॉइंटमेंट है, स्पेशली क्योंकि लॉस बढ़ता हुआ दिखाई दे। ऑपरेशनल ठीक है, लेकिन लॉस पर जो नंबर है वो कंट्रोल में नहीं आया। 188 करोड़ का लॉस करीब 344 करोड़ पर आ गया। ये घाटा बढ़ रहा है, मामला थोड़ा गड़बड़ा रहा है। चार्ट्स पे कैसा है BHEL? का स्ट्रक्चर देखें तो 100, 102, 103 ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है। तो मुझे याद है लास्ट वीक वीरेंद्र ने भी पूछा था, तभी मैंने यही कहा था कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा और 100 के नीचे ये फिसलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो एज फार एज द सपोर्ट इज कंसर्न, देखिए यहाँ पे जो सपोर्ट बनता है वो 50 डे में बनेगा, करीबन 92, 94 की ट्रेजेक्टरी में होगा। तो प्रोबेबली आप कह सकते हैं 92, 94 ये इसका इमीडिएट सेल का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो रहेगा 102 का पोजिशनली।
चलिए, ये हो गए सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स। एसबीआई आज कई बार चर्चा हुई, सबसे ज्यादा वॉच आउट करने की जरूरत। एसबीआई पेनफुल सेशन, 3% दबाव में अपने नतीजे जब उसने घोषित करे तो उसके बाद वो प्रेशर माउंट होता चला गया। उसके बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री आई थी। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा का मानना है कि इस बार पॉलिसी रेट नहीं बढ़ेगी। उन्होंने कहा है कि एसबीआई की लोन ग्रोथ 17% तक बढ़ाने का लक्ष्य है। नतीजों और फ्यूचर प्लान पर एसबीआई चेयरमैन से एक्सक्लूसिव बातचीत जो हमारे संवाददाता यतिन मोहता से हुई है, उसका एक अंश सुनिए। मेरे को पूरी आशा है कि हम लोग 16 से 17% तक का हमारा कोशिश करेंगे कि हम लोन ग्रोथ जो है इसको 15% से बढ़ाकर 16% की तरफ हम लेकर जाएं, 16 से 17% की तरफ। दो चीजें, क्योंकि यील्ड्स ऊपर जा रही हैं और आप कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स भी ऊपर जा रहा है, तो इस परिस्थिति में क्या आपको लगता है आने वाले क्वार्टर्स में जो आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन हैं थोड़े बहुत पीकिश हो जाएंगे या यहां से आप मेंटेन कर पाएंगे? यील्ड मूवमेंट अभी थोड़ा टर्बुलेंस है मार्केट में, क्योंकि यूएस रेटिंग का डाउनग्रेड होने से जो है टर्बुलेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि ये यील्ड भी स्टेबल हो जाएंगी और आरबीआई की पॉलिसी के आते ही ये यील्ड स्टेबल होने की मैं आशा करता हूं। जैसा कि इन्फ्लेशन की ट्रैजेक्टरी दिखाई दे रही है, मेरे को आशा है कि शायद पॉलिसी रेट में भी कोई बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो मेरे को ये भी लगता है कि डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट्स भी अब स्टेबल करने चाहिए, क्योंकि जो भी कुछ इंक्रीज होना था वो हो चुका है और पिछले 2 क्वार्टर से कोई पॉलिसी रेट्स में इंक्रीज नहीं हुआ है। तो आशा करता हूं कि इसी लेवल पर डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट स्टेबल होंगे, और उसके चलते हालांकि हमें लोन बुक में शायद हमें थोड़ा और अपॉर्चुनिटी मिल सकती है एमसीएलआर को इंक्रीज करने की, लेकिन हम लोग हमेशा वी आर वेरी माइंडफुल कि हम अपने कस्टमर्स के लिए जो अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट हो वही हम चार्ज करें। तो मेरे को पूरी आशा है कि हम निम्न इस लेवल पर मेंटेन कर पाएंगे। जी सर, एक सवाल क्रेडिट ग्रोथ पे, क्योंकि आपने कहा डोमेस्टिक में रिटेल की डबल डिजिट ग्रोथ रही है, तो ये मोमेंटम फुल ईयर के लिए आप क्या गाइड करना चाहेंगे? देखिए, हम कॉर्पोरेट की जहां तक बात करते हैं, हमारे पास सभी जो पाइपलाइन है वो तकरीबन पाइपलाइन और जो सैंक्शन स्पेंडिंग डिसबर्समेंट्स हैं वो सब मिलाकर तकरीबन 3.5 लाख करोड़ के करीब का बुक हमारे को दिखाई दे रहा है। ओके। और आपने ठीक कहा कि रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर दे आर द मेजर इंजन्स ऑफ ग्रोथ, करेक्ट, और इनके चलते कोर सेक्टर में हमेशा अपॉर्चुनिटीज आती हैं, और हमने देखा है कि आयरन एंड स्टील में हालांकि एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है कुछ लीडिंग प्लेयर्स जो हैं उसमें कैपेसिटी ऑगमेंटेशन की बात कर रहे हैं। सर, फ्रेश स्लिपेजेस की बात करें तो Q1 यूजुअली थोड़ा सीजनली हाई रहता है और मॉनसून का प्रोग्रेस भी Q1 के मुकाबले अभी काफी इंप्रूव हो गया है, तो आपको लगता है कि रिकवरीज काफी स्ट्रांग रहेंगी? इनफैक्ट आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 1500 करोड़ आपने जुलाई में ऑलरेडी रिकवर कर लिए हैं, तो वहां कैसा ट्रेंड लग रहा है और क्या गाइड करना चाहेंगे ऐसे क्वालिटी के बाद? हमें आशा है कि ये, और वैसे भी जो हमने स्लिपेजेस देखी हैं वो यहाँ तो रिटेल, एसएमई और एग्रीकल्चर में देखी हैं, कॉर्पोरेट बुक में कोई स्लिपेज नहीं है, और ये स्लिपेजेस इनवेरिएबली जो है इज अ फंक्शन ऑफ द कैश फ्लो, और जो टेम्परेरी डिस्ट्रप्शंस हैं कैश फ्लो के उसके चलते ये स्लिपेजेस इनवेरिएबली आती हैं। तो हमें काफी हद तक उम्मीद है कि हम ये स्लिपेजेस काफी हद तक कंटेन कर पाएंगे। यह है एसबीआई के मैनेजमेंट की कमेंट्री। नंबर्स दिक्कत में थे, ब्रोकरेजेस के टारगेट हालांकि जिनने काटे भी हैं उनके भी 630 से लेकर 720 के आसपास के लक्ष्य आपको लार्जली फंडामेंटली नजर आएंगे। ये अपनी चाल चलेगा 12 महीने, लेकिन इस बीच फ्राइडे के उस पेनफुल सेशन के बाद कविता जी, एसबीआई के उस प्राइस एक्शन को देखकर आपका व्यू क्या बन रहा है? दबाव और बढ़ने की तैयारी हो रही है क्या? सो आशीष इज लाइक एसबीआई 620 के लेवल से लगातार करेक्ट हुआ रिजल्ट्स के बाद भी। मुझे लगता है 200 डेज मूविंग एवरेज पर एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ दिखता है काउंटर का 564 के लेवल्स के आसपास। वहां काउंटर को एक बार रिविजिट करना चाहिए जहां एक बेस बनाता हुआ दिखेगा। सो डिप्स पर 564, 560 के लेवल्स होंगे जहां पर एसबीआई में मुझे लगता है एक बाय ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। ओके, यह है एसबीआई की कहानी। अब जान लिया जाए
आज के सारे वो समीकरण कैसे बैठ रहे हैं बाकी के नतीजों के, हमने वायदा वाले सारे डिस्कस कर लिए, गुड, बैड और अगली। हर्षदा, कौन कौन से? यहाँ पर कई सारे स्टॉक्स है जिस पर रिएक्ट करेगा बाजार। रेन इंडस्ट्रीज पर ध्यान रहेगा आशीष, जहां पर हमने देखा है मुनाफे में 75% तक की गिरावट है। रेवेन्यू 16.5% घटकर आया है, इबिट्टा 40% नीचे है और मार्जिन 21% का 14% रह गया, तो बैड कैटेगरी में आप इसे डालेंगे। शिपिंग कॉर्पोरेशन के भी केस में भी मुनाफा 57% घटता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आप ध्यान दें, रेवेन्यू में 18% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। अच्छा, मुनाफे में इजाफा है लेकिन रेवेन्यू में गिरावट और इबिट्टा 21% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, तो शिपिंग कॉर्पोरेशन आप गुड कैटेगरी में रख सकते हैं। डिलीवरी पर ध्यान दिया जाएगा क्योंकि पिछले सत्र में वैसे भी ये सारे न्यू एज कंपनियों में काफी एक्शन था और डिलीवरी के केस में मुनाफा तो नहीं दिखा है, रेवेन्यू में इजाफा जरूर देखने को मिला है। 10.5% की बढ़त देखी गई है। लॉस हालांकि कम हुआ है, 399 करोड़ का लॉस 89 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। आप देखिएगा इबिट्टा लॉस भी 254 करोड़ से घटकर 13 करोड़ के आसपास दिखाई दिया है, तो वहां पर भी इंप्रूवमेंट है। कंपनी कहती है कि ट्रक लोड बिजनेस में 34% का इजाफा है, एक्सप्रेस पार्सल ऑपरेशंस में 14% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है और एक्सप्रेस पार्सल की जो शिपमेंट्स हैं उसमें लगभग 19% तक का इजाफा देखने को मिला है। कंपनी ने एक और बात शेयर की है कि इनके साथ कई बड़े क्लाइंट्स ऑन बोर्ड हो गए हैं, तो हेवल्स, टाटा मोटर्स और मामा अर्थ के साथ इन्होंने डील की है। उनके लिए दरअसल वो डिलीवरीज करते हुए दिखाई देंगे और उसका भी रेवेन्यू आने वाले समय में देखा जाएगा। मैपमा इंडिया भी आज रेडार पर, मुनाफा 33% बढ़कर 32 करोड़ पर आया, रेवेन्यू में 37% तक की वृद्धि देखने को मिल रही है। इबिट्टा लेवल पर भी 25% का इजाफा है और मार्जिन हालांकि 46% से घटकर 42% के आसपास आए हैं। इनके हाथ भी कई सारे मल्टीपल ऑर्डर विन्स देखने को मिले हैं, स्पेशली हीरो मोटोकॉर्प की जो हार्ली डेविडसन गाड़ी है उसके साथ इन्होंने कुछ करार किया है। वो इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह का करार है और क्या वो लेकर आएगा। कंपनी ने गाइड किया है कि 27-28 फाइनेंशियल ईयर में 1000 करोड़ के ऊपर का वो रेवेन्यू माइलस्टोन भी हासिल करते हुए दिखाई देंगे। CDSL पर अब आते हैं। अच्छा तिमाही, मुनाफा 27% बढ़ा, रेवेन्यू में लगभग 7% की वृद्धि, इबिट्टा में 6% का इजाफा, मार्जिन स्टेबल रहे हैं। फोर्टिस हेल्थकेयर के केस में रेवेन्यू 11% बढ़कर आया है 1657 करोड़ पर, इबिट्टा में भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है 272 करोड़, रेवेन्यू करीब आपने देखा, हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी पर कुछ दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी कह रही है कि हॉस्पिटल मार्जिन्स पर कुछ इंपैक्ट आया था लोअर ऑक्यूपेंसी का, हालांकि मेडिकल टूरिज्म में इजाफा देखने को मिला है लगभग 29% का। जेन टेक्नोलॉजीज अच्छी तिमाही, प्रॉफिट 47 करोड़ का, रेवेन्यू 132 करोड़ का, इबिट्टा भी बढ़कर 68 करोड़ पर आया और मार्जिन 29% के 52% हो गए हैं, तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस जेन का रहा है। एफिल के केस में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, हालांकि मुनाफे में जो बढ़त आई है एक लोअर टैक्स के चलते देखने को मिली। रेवेन्यू आप देखेंगे 17% बढ़ा है, इबिट में करीब करीब 14% का इजाफा, मार्जिन स्टेबल रहे हैं। हालांकि फिनोटेक्स केमिकल्स परफॉर्मेंस ठीक है, रेवेन्यू 29% बढ़ता हुआ, प्रॉफिट 29% बढ़ता हुआ, रेवेन्यू फ्लैट है, इबिट्टा में 20% तक की ग्रोथ देखने को मिली। गुजरात फ्लोरो के केस में नतीजे खराब है, मुनाफे में 34% का दबाव है, रेवेन्यू 9% घटा और इबिट्टा में भी करीब करीब 24% तक की गिरावट बनती दिखाई दी है। डायरेक्टर साहब, सुबह की सीधा सौदा की टीम दिखाओगे मेरी? क्या डिलीवरी हर्षदा सही कह रही है, इबिटा लॉसेस रिड्यूस हुए हैं, पर मैंने टटोला है तो क्यूऑन क्यू मामला गड़बड़ा गया है, इबिटा पॉजिटिव से इबिटा नेगेटिव हो गया है। क्या मैं डिलीवरी हटा के पेटीएम डाल लूं उसकी जगह? बाजार खुला नहीं है, चेंजेस अलाउड है भाई, मर जाइए डिलीवरी की तरफ, उसे पेटीएम कर दीजिए। कंडीशन सब्स्टिट्यूट। गावा सर, डिलीवरी का चार्ट बिल्कुल देखूंगा, डिलीवरी का चार्ट देखना चाहिए। डिलीवरी का जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है कि बहुत अच्छा आपको मिलना चाहिए, इसको थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पर लेना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 421, 450 तक तो जाना ही चाहिए, लेकिन लगता है लोअर लेवल से जैसे ब्रेकआउट मिला है 350 के आसपास, वो बॉटम आउट हो चुका। तो डिप्स जब भी कोई मिले डिलीवरी में, बाइंग अपॉर्चुनिटीज है, लेना चाहिए। मेरे ख्याल से 500 भी जा सकता है, लेकिन उससे काफी वक्त लगे, लेकिन नियर टर्म में टारगेट 450 का है, स्टॉप होगा 400। गावा सर, नाश्ता कर लीजिएगा, थोड़ी देर बाद गावा सर 1 बजे आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लाइव होंगे, चाचा भतीजा और निफ्टी में। हर्षदा, फार्मा स्टॉक्स
सिप्ला के लिए एक थोड़ा सा नेगेटिव है आशीष, क्योंकि जिस खबर को लेकर काफी ज्यादा एंथुजियाज्म था कि इंदौर की पीतमपुर यूनिट को जल्द क्लियरेंस मिलेगा, यूएस एफडीए ने वहां पर बेसिकली कहा है कि जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जरूरी थी वो पूरी नहीं कर पाई है कंपनी, उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। तो यहां से जो प्रोडक्ट दरअसल लॉन्च होने वाले थे उसमें कुछ और समय लगेगा, तो वो एक बड़ा सेटबैक जरूर है। दूसरी तरफ औरोबिंदो फार्मा, इनको यूएस एफडीए की तरफ से एक इंजेक्शन के लिए अप्रूवमेंट मिला है। ये सीरियस इन्फेक्शंस दरअसल कंपनी ड्रग ट्रीट करता है, तो वो एक पर्टिकुलर पॉजिटिव है। साथ ही साथ आप आईसीआईसीआई बैंक पर भी नजरें रखेंगे, आई बेग योर पार्डन, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक को अनुमति मिल गई है आरबीआई की तरफ से कि ट्रांचेस में अपना हिस्सा दरअसल 4% और बढ़ा सकते हैं, तो वो दरअसल आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर ज्यादा प्ले होता हुआ दिखाई दे सकता है। रखिए इन सारे स्टॉक्स रडार पे। सूला विनयार्ड्स को जो नोटिस मिला था 116 करोड़ रुपए की एक्साइज ड्यूटी का, बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसे सेट असाइड कर दिया। रिलीफ आता हुआ सूला के लिए, वो भी रडार पे। मुनाफे की तैयारी समेट रहा हूं, शुरुआत अब करेंगे पहला सौदा की।